हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। और यानी संस्कृत का जो सिलेबस है वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, लगभग सेम है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम है, कुछ थोड़ा बहुत देखने को फ़र्क मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, तीनों की क्लासेज जो है वो मैं लेके आती रहूँगी। सुपर टेट जो है वो इसी साल होने के आसार हैं, और यूपी टेट भी आपको पता है कि मार्च में फॉर्म आ जाएगा, और मे भी देखते हैं 1-2 महीने में उसका जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं अगर हम संस्कृत की, तो आपके पास यूपी टेट और सी टेट में ये है कि 3 लैंग्वेज में से आपको केवल 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं। यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से केवल 2 लैंग्वेज आपको चूज करने पड़ते हैं। जबकि सुपर टेट में आपको तीनों जो है लैंग्वेज से सॉल्व करने होते हैं सारे क्वेश्चंस। इसीलिए कुछ लोग यूपी टेट और सी टेट में संस्कृत जो है अगर उनको टफ लगता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन सुपर टेट के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं संस्कृत जो है वो जो भी उसमें चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं एक एक क्लास में आपको बताती चलूँगी। बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश इसकी करूँगी। तो एक चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आप यूपी टेट और सी टेट पे भी अच्छा नंबर कवर कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगती है तब। ठीक है, क्योंकि हिंदी से संस्कृत जो है वो थोड़ा बहुत मैच करता है, तो आप आराम से संस्कृत अगर एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सुपर टेट जो है वो देंगे ही। तो आप सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं और आपने जो है आपको अगर सी टेट या यूपी टेट के जो फॉर्म है वो भी देने हैं, तो आप संस्कृत जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बस यही कहना था। तो चलिए एक एक क्लास में आपको सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत की मैं वो बताती चलूँगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आई या नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि हम एक एक करके संस्कृत की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड विचार की। तो वर्ड विचार में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए, और अगर आपको संस्कृत अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बेस मजबूत करना है संस्कृत का, तो आपको माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको संस्कृत कहीं का भी अगर टेट या जिसमें संस्कृत है तो आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसको याद किस तरह से करना है, क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो पहले माहेश्वर सूत्र, जिसे कि हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें 14 सूत्र होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र इसको हम कहते हैं, जिसमें सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 सूत्र होते हैं, यानी चतुर्थ 10 सूत्र इसमें होते हैं। ये आपके अभी प्रीवियस जो आपका सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, चलो ये तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको जो भगवान शिव जो है, अगर आप जानते होंगे भगवान शिव को, सभी जानते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव के पास एक डमरू होती थी, तो जो भगवान शिव की डमरू से जो वर्ड निकले थे उसी को हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे ये सारे भगवान शिव की डमरू से निकले हुए ही वर्ड हैं, इसलिए इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो ये तो बात हो गई कि कितने सूत्र होते हैं और माहेश्वर सूत्र क्या होता है। अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह आगे चले तो 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो ये सारे जो है 14 सूत्र होते हैं इसमें, और 14 सूत्र जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, ये 14 सूत्र होते हैं। तो बात करते हैं हम कि क्या होता है ये 14 सूत्र, आपको किस तरह से याद करने हैं, इसका यूज क्या है, सब कुछ बताते हैं एक एक करके। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो जो 14 सूत्र हैं, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये सूत्र याद करेंगे, क्योंकि ये सूत्र याद करना बहुत नेसेसरी है, इसका बहुत यूज है, लेकिन इस सूत्र की एक कंडीशन ये है कि अगर आप इसको याद करेंगे तो आप पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे, मीन्स लाइन बाय लाइन, यानी पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, इस तरह से याद करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने पहला सूत्र पढ़ा, जैसे ये पहला सूत्र हमारा होता है, ठीक है, ये जो है हमारा ये पहला सूत्र है, तो ऐसा नहीं कि पहले सूत्र के बाद आप छठे सूत्र पे चले जाइए, चाहे पांचवें पे चले जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप सूत्र याद करेंगे तो सबसे पहले पहला याद करेंगे, फिर दूसरा याद करेंगे, फिर तीसरा, यानी इस सीक्वेंस में आपको पूरा याद करना है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो अब मैं एक एक करके पहले सूत्र बता देती हूँ और आपको किस तरह से आप इसे याद करें और किस तरह से आप इसे प्रैक्टिस करें, ये भी चलिए आपको बता देती हूँ मैं। तो सूत्र क्या क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सूत्र हमारा है अ ई उ ड, ठीक है, अ ई उ ड। दूसरा है हमारा री, पहला देख लिया आपने, दूसरा है री री क, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है ए ओ च, ठीक, चार देखा आपने। पांचवा हमारा देख लेते हैं, तो पांचवे पे चले, तो यहाँ पर पांचवा जो हमारा है ह य व र ट, क्या है, ह य व र ट। छठा हमारा है ल ड, सातवां हमारा है इया म अंग ड़ न म, आठवां हमारा है झ भ इ, ठीक है। नौवां हमारा है घ ढ ध श, दसवां हमारा है ज ब ग ड़ द श, ग्यारहवां हमारा है ख फ छ ठ थ च ट त फ, बारहवां हमारा है क प य, तेरहवां हमारा है श श स र, और चौदहवां हमारा है ह ल, ठीक है। ये 14 सूत्र होते हैं। अब आपको देखिए याद किस तरह से करना है, इस तरह से आप याद करोगे तो हो नहीं पाता है, तो आपको इसे क्या करना है, एक सीक्वेंस में याद करना है, एक फ्लो में याद करना है। जब आप फ्लो में याद करते हो तो सूत्र आप अगर दिन में एक बार भी ऐसे बैठे हो, एक बार आप याद कर लो, उसके बाद बैठे हो कभी भी ऐसे शुरू हो जाओ, मतलब एक रूटीन बना लो कि दिन में ऐसे बैठे बैठे आपको कभी एक बार सूत्र जो है वो रिपीट कर लेना है। इससे क्या होगा, वो आपके माइंड में पूरी तरह फिट हो जाएगा। तो एक बार मैं सारा बोल के बताती हूँ, आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। जैसे आई उड़, रेल रिक, एयोंग, एयोच, हयवरट, लड़, इया में अंगड़नम, झबैया, घड़धश, जब गड़दश, खफ छटत, चटतव, कपय, शशर, हल, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, एक एक करके बताती हूँ मैं। इयम आई उड़, ठीक है, आई उड़, रेल रिक, एयोंग, एयोंग, ठीक है, एयोच, हयवरट, छठा हमारा है लड़, सातवां हमारा है इयम अंगड़नम, इसको आप क्या करिएगा, दो पार्ट पे तोड़ लीजिएगा, इयम अंगड़नम, इस तरह आप याद कर लेंगे। आठवां हमारा है झबैया, ठीक है, झबैया। नौवां हमारा है घड़धश, दसवां हमारा है जब गड़ दस, जब गढ़ दस, इसको आप तीन पार्ट में कर लीजिएगा, जब गढ़ दस, इस तरह आपको याद हो जाएगा। 11वां हमारा है खफ छठत चटतव, तीन पार्ट में आपको तोड़ना है, खफ छठत चटतव। 12वां हमारा है कपय, 13वां हमारा है सससर, ठीक है, 12वां हमारा क्या है कपय, 13वां हमारा है शशसर, 14वां हमारा है हल। तो ये आपने देखा 14 हमारे 3 के लास्ट जो है वो इजी हैं, आपको 3 थोड़ा सा यही 9, 10 और 11 में थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दिन में रिपीट करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। संस्कृत जो है ऐसा नहीं कि आज पढ़ दिया तो छोड़ दिया, आप उसको कभी कभी बैठे बैठे आप इस सूत्र को याद करते रहिएगा, बैठे हैं आपने एक बार बोल लिया तो वो माइंड में बैठ जाएगा। तो ये हमने सूत्र आपको किस तरह से याद करना है ये बता दिया, यानी एक फ्लो में याद करना है वो तरीका बता दिया। चलो अब बात कर लेते हैं हम ये सूत्र में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में, किस तरह से याद करना है ये आपको पता चल गया। अब चलिए एक एक करके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ब्रैकेट बनाया हुआ, ठीक है, 1 से 4 तक वाले सूत्र को हम एक ब्रैकेट में बनाया हुआ है, बाकी के 5वें से लेकर 14वें तक वाले सूत्र को हमने एक ब्रैकेट में रखा है। तो वो आपने अभी देख ही लिया होगा जब मैं सूत्र पढ़ के बता रही थी। तो ये जो 1 से लेकर 4 तक वाला ब्रैकेट है, इसमें हमने लिखा है कि इसको हम लोग कहते हैं स्वर विधायक। इसको क्या कहते हैं हम, स्वर विधायक। और इसमें कितने स्वर आते हैं, क्योंकि ये स्वर विधायक है इसलिए इसमें 9 स्वर आते हैं। यानी संस्कृत में अगर आपसे पूछे कि मूलतः कितने स्वर होते हैं या माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे 9 स्वर होते हैं। वो 9 स्वर आपको इसी ब्रैकेट में देखने को मिल रहे होंगे।
तो माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी हो गई 9। आपको बाकी जो 5वें से लेकर 14वें तक है उसमें आपको स्वर नहीं मिलेंगे। जो स्वर आपको मिलेंगे इसी 4 सूत्र में ही मिलेंगे, 1 से लेकर 4 तक वाले सूत्र में। अब किस तरह से ये 9 स्वर आए, क्योंकि आपको लग रहा होगा इसमें तो और भी ज़्यादा है, तो इसकी गणना की जाती है। लेकिन गणना में कभी भी आप जो है लास्ट के जो वर्ड हैं, किसी भी सूत्र के लास्ट में जो भी वर्ड हैं, इसकी गणना हम नहीं करते हैं। इसकी गणना क्यों नहीं करते हैं ये भी बता देते हैं। ये जो हलंत वाले होते हैं, ठीक है, यानी हलंत की वजह से इसकी हम गणना नहीं करते हैं। तो आप जब भी गणना करेंगे कि सूत्र में अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ड हैं, तो आप हलंत वाले जो भी होंगे उसको निकाल देंगे। तो हलंत जो है हर सूत्र के लास्ट में जो भी वर्ड होगा वो हलंत वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये इसकी गणना हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब हलंत है, लास्ट में सब हलंत वाले हैं, तो इनकी गणना नहीं होती है। तो अब क्या क्या बचा, अ ई उ री री ए ओ ए और औ। इसकी संख्या कितनी आ गई 9। इसीलिए इसको कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में मूलतः 9 स्वर होते हैं। तो ये बात हो गई स्वरों की। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया कि संस्कृत में पहला पॉइंट यहाँ पे हमने लिख ही दिया है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है 9 होती है। और एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि सूत्रों के आखिरी वर्ड जिसमें हलंत होता है उसकी गणना नहीं होती है। ये देख रहे हैं आप, जो भी हलंत वाले हैं इनकी गणना हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसकी गणना हम नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी सूत्र में हो। ऐसा नहीं कि केवल स्वर वाले में, वो नीचे 5वें से लेकर 14वें तक वाला जो सूत्र है उसमें भी लास्ट में जो भी वर्ड होते हैं उसकी गणना हम नहीं करेंगे। तो ये आपने स्वर वाला देख लिया, यानी स्वर विधायक के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। अब चलिए चलते हैं आगे 5वें से लेकर 14वें तक वाले सूत्र में। तो पहले आप सूत्र को एक बार देख लीजिए, 5वें से लेके देखिए आप 14वें तक। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें सारे क्या हैं, सारे व्यंजन हैं। इसीलिए 5वें से लेकर 14वें तक वाले को हम क्या कहते हैं, व्यंजन विधायक कहते हैं। इसमें पूछता है कि कितने वर्ड होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है 34 वर्ड, यहाँ पे लिखा है ना 34 वर्ड, 34 वर्ड। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि कितने व्यंजन वर्ड होंगे तो आप क्या बताएंगे, 33। तो व्यंजन वर्ड कितने होंगे, व्यंजन वर्ड होंगे 33, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो व्यंजन वर्ड की संख्या कितनी होगी 33, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्यों होगी हमने ये भी लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने ये ब्रैकेट वाला चीज़ आप पढ़िएगा, क्योंकि ह का प्रयोग 2 बार है, इसीलिए व्यंजन वर्ड में उसकी गणना केवल 1 बार होगी। 2 बार है तो हम 2 बार तो गणना करेंगे नहीं, व्यंजन वर्ड में केवल 1 ही बार काउंट करेंगे, बाकी सब 1 ही बार है, लेकिन ह जो है वो 2 बार है। लास्ट वाला आप मत काउंट करिएगा, क्योंकि लास्ट में जो हलंत वाले हैं, लास्ट में जो हलंत वाले हैं वो तो वैसे ही हम काउंट नहीं करेंगे, हलंत वाले तो आप काट दो वैसे ही। तो जब हलंत वाले काउंट ही नहीं करते हम, तो बाकी को आप देखिए तो सब सिंगल सिंगल होंगे। तो ह देखिए एक बार 5वें नंबर पे है और एक बार आप देखें तो आपके 14वें नंबर पे भी ह है, हलंत वाले नहीं है, सिंपल ह है। इसीलिए हम केवल 1 बार काउंट करते हैं। इसीलिए व्यंजन वर्ड की संख्या कितनी होती है 33 व्यंजन वर्ड होते हैं। यही चीज़ आपको बताना था। तो इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से आप बता सकते हैं कि संस्कृत में कितने स्वर वर्ड हैं, कितने व्यंजन वर्ड हैं और कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसका माहेश्वर सूत्र का यूज कहाँ है ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको पार्ट 2 में इसके बताऊंगी, यानी क्लास 2 जो होगा संस्कृत का। बस इतना जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्र जैसे हमको कभी प्रत्याहार निकालना होता है, क्या निकालना होता है, प्रत्याहार। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसका जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रत्याहार में पूछता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केवल बता देती हूँ कि आपसे पूछ सकता है कि अज प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन होता है। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा जो है डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके क्लास 2 में बात करेंगे संस्कृत के। तो आज के लिए केवल इतना ही था, यानी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप आज ये करिएगा, पहले आप नोट्स बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाया है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, अगर पसंद आई है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ क्लास 2 में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।